थोड़ा लेक्चर बीच में इंटरप्शन हो गया था, कोई बात नहीं, उसको हम पार्ट 1 पार्ट 2 बनाकर आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो मैं क्या बता रहा था इससे पहले कि जो आपका 2900 किलोमीटर का क्षेत्र है वहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक प्रकार की डिसकंटिन्यूटी मिल रही है या असंबद्धता मिल रही है। वो क्यों मिल रही है? क्योंकि इस क्षेत्र में तरंगों की गति में क्या हो रही है, अचानक वृद्धि हो रही है। यानी यह क्षेत्र कैसा हो जाएगा, एक अधिक घनत्व का क्षेत्र होगा। इसके ऊपर घनत्व कम होगा और इसके नीचे घनत्व इसकी तुलना में कम होगा, और उसका नाम दिया गया है गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, तो ये बस फैक्चुअल चीजें आपको पता रखनी है। और जो हमने पहले बताया था 0 किलोमीटर से 33 किलोमीटर तक भूपटल है, उसी प्रकार से 33 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है उसका नाम होता है मेंटल। ठीक है, मेंटल नाम है उसका। तो ये हमने देख लिया। फिर हम आगे चलते हैं 2900 किलोमीटर से। तो जब आप 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक जाओगे तो इस स्थिति में आपको क्या मिलेगा कि एस वेव्स तो इस क्षेत्र से विलुप्त हो जाएगी, और जो पी वेव्स है उसकी गति भी क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो देखिए, अगर एस वेव्स विलुप्त है तो ये क्षेत्र निश्चित रूप से कैसा होगा, कैसा होगा, ठोस भी हो सकता है और तरल भी हो सकता है। केवल तरल नहीं कह सकते हो आप, क्यों? क्योंकि एस वेव्स ठोस में तो गमन करती है लेकिन तरल में नहीं करती। तो तरल तो ये नहीं हो सकता, लेकिन सॉरी, ठोस या तरल दोनों हो सकता है। अभी हम इसको यहाँ कैसे समझाएंगे, देखिए आप, हमने अगली लाइन क्या लिखी है, पी वेव्स की गति में कमी। उससे आपको आसानी से पता चलेगा कि ये क्या होगा, तरल होगा। केवल एस वेव से पता नहीं चल रहा है तरल होगा। एस वेव से आपको ये पता चल रहा है कि भाई यहाँ एस वेव्स विलुप्त हो गई। तो और पी वेव्स में आपने क्या नोट किया था कि पी वेव्स की जो गति होती है वो ठोस की तुलना में तरल में कम होती है। तो तरल में कम हो गई तो ये कैसे, सॉरी, पी वेव्स की गति कम है तो ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा, तरल हो जाएगा। आप इसको आराम से एस वेव्स और पी वेव्स की जो प्रॉपर्टी है उसको मिक्स करके देखिए, आपको अपना पता चल जाएगा कि कैसे तरल है। ठीक है, केवल पी वेव्स मिल रही है। अब देखिए, मैं वापस इसको बता देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन मुझे लग रहा है आपको हो रहा होगा। आप इस क्षेत्र में देखिए, इस क्षेत्र में आपके एस वेव्स विलुप्त है। एस वेव्स विलुप्त कब होगी, जब वो केवल ठोस माध्यम होगा, क्योंकि तरल, हमने एस वेव्स की प्रॉपर्टी क्या लिखी है कि एस वेव्स केवल ठोस माध्यम में होती है, तरल में गति नहीं करती है। तो इस हिसाब से तो ये कैसा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। चलो ठीक है, ठोस मान लिया। लेकिन जब हम पी वेव्स की बात कर रहे हैं, पी वेव्स की जो स्पीड है वो आपको जो सिस्मोग्राफ में मिल रही है वो कैसी मिल रही है, कम हो रही है। तो फिर वापस, क्योंकि पी वेव्स तो ठोस और तरल दोनों में गमन करती है और तरल में इसकी गति कम होती है, तो चूंकि इसकी गति तरल में कम है इसलिए कैसा भाग है, तरल भाग है बस। ठीक है, अब आप इसको देखिए, 5150 से लेकर के जब आप केंद्र की तरफ जा रहे हो तो इस क्षेत्र में आपको एस वेव्स क्या मिल रही है, विलुप्त मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ पी वेव्स की जो गति है वो सर्वाधिक मिल रही है। पी वेव्स की गति सर्वाधिक होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये कैसा भाग हो जाएगा, ठोस भाग हो जाएगा। तो हमने जब पहले वो एक डायग्राम बनाया था जिसमें हमने कहा था कि अगर आप गहराई की तरफ जा रहे हो और प्रति 32 मीटर पर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी हो रही है, तो अगर हम इस तरह से पृथ्वी की केंद्र की तरफ जाए तो केंद्र भाग आपका तरल अवस्था में होना चाहिए, लेकिन उसको आपने कहा था ठोस। वहां पर तो आपने तापमान, दाब, घनत्व और गलनांक बिंदु के आधार पर समझाया था, और ये आपको सिस्मोग्राफ के आधार पर मिल रहा है। जब आप सिस्मोग्राफ पर देखोगे कि इस क्षेत्र में आपको इस प्रकार की सिचुएशन मिल रही है कि एस वेव्स तो विलुप्त है और पी वेव्स की गति सर्वाधिक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा ये क्षेत्र कैसा है, ठोस भाग है। तो इस तरह से हम इस डायग्राम की पूरी व्याख्या कर सकते हैं। वेरी इजी है। अब इस डायग्राम को आराम से देखिए, एक एक चीज को, पॉइंट को सुनिए, और केवल हमने इसकी व्याख्या किस आधार पर की है, केवल पी वेव्स और एस वेव की जो आपने प्रॉपर्टी सीखी है केवल उसके आधार पर की है। ठीक है, और बाकी चीजें किस तरह से काम आएगी। हाँ, एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो 2900 से लेकर के केंद्र तक का भाग है इसको आप कोर कह रहे हो, और कोर में भी हम इसको 2 भागों में आगे बांटेंगे। और ये जो क्षेत्र है आपका तरल क्षेत्र 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 तक, तो यह क्षेत्र भी जब आप पृथ्वी के चुंबकत्व के गुण का अध्ययन करोगे, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ है, या आप ऐसा कह सकते हो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो किस कारण से हो रहा है, उसकी व्याख्या भी इस क्षेत्र में छुपी हुई है। तो वापस वही काम, वीडियो को पॉज कीजिए, साइड में एरो लगा करके आप लिखिए यह क्षेत्र, और साइड में लिख लीजिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो जब हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ेंगे तब ये चीज काम आएगी, तो आप वापस वहां से क्या कर पाओगे, लिंक कर पाओगे। वहां आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, ये सब क्या विभिन्न प्रकार की भूगर्भीय घटनाएं हैं, तो इन घटनाओं को आप और अच्छे से तभी समझ पाओगे जब आपको अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में काफी मोटे मोटे तौर पर जानकारी हो। तो इस प्रकार हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या भूकंपीय तरंगों के आधार पर काफी हद तक सटीकता के तरह कर सकते हैं। हालांकि अभी भी
आप ये क्या कह सकते हो, इसकी व्याख्या है वो पूर्णतया तो आप नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक सटीकता के साथ कर सकते हो। और भूगर्भीय घटनाओं तो लगातार परिवर्तित होती रहती है, तो ये निश्चित रूप से कि अभी भी एक तरह के रिसर्च का टॉपिक है। तो इस लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक यही चलेगा, थोड़ा इसको और डिटेल में देखेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।